हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स फिजिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का चैप्टर 2, जो कि हो गया आपका कुछ मैथमेटिकल टूल्स, जैसे कि स्लोप ऑफ ए लाइन हो गया और फिर आगे आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप है और कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस है, इसका हम लोगों को मदद मिलेगा काइनेमेटिक्स चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैथमेटिक्स को बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो इसीलिए इन दोनों मैथमेटिकल टूल से उन सब के बारे में हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, अलग अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो उन सबको सबसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोगों को ये दो टॉपिक बहुत अच्छी तरह से जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। देखिए, स्लोप होता क्या है। मान लीजिए ये हो गया एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस तरफ है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस और इस तरफ हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस, इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर हम लोग अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, और लाइन का नाम हो गया एल, और अभी जो ये लाइन एल है, ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर हम लोग मानते हैं कि ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा, और इसका अगर हम लोग टेन थीटा लेते हैं तो वो हो गया स्लोप ऑफ लाइन एल। ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन एल। मतलब कोई भी अगर लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई एंगल बनाता है और उसका हम लोग अगर टेन थीटा लेते हैं तो वही हो गया आपका स्लोप ऑफ ए लाइन। अभी देखिए, ये तो बना रहा है एक पॉजिटिव एक्सिस के साथ एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे एक एंगल। अगर मान लीजिए ये लाइन ऐसे ना हो करके ऐसे हो जाए, इस तरह से हो जाए लाइन एल, है ना, तभी क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन कोई एंगल बना रहा है? बिल्कुल नहीं बना रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन एल पूरा पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ। तो मतलब कि जो ये एंगल बना रहा है वो एंगल हो जाएगा आपका थीटा, मतलब एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और अगर हम लोग टेन थीटा 0 डिग्री लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 0। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इफ लाइन L parallel to the positive x axis, then slope of line जो कि हो गया tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी देखिए, ये लाइन पैरेलल ना होके एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर भी हो सकता है। जैसे कि देखिए, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स डैश मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, वाई डैश मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस। ये जो लाइन है, ये लाइन अगर हम लोग इस तरह से ड्रॉ करें, मान लीजिए ये लाइन इस तरह से है, लाइन का नाम है एल। अभी जो ये एंगल बनाएगा वो एंगल कितना होगा,
वो एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, अभी हम लोगों को पता है किसी भी एंगल का टेन थीटा अगर लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो उसी को बोला जाता है स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो हम लोग लेते हैं टेन 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 10 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि if a line is perpendicular to the positive x axis, then slope of that line will be क्या हो जाएगा 10 90 डिग्री, मतलब कि इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। तो ये जो दो कंडीशन है, लाइन अगर पैरेलल होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो टेन थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अगर वो लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो तो जो स्लोप ऑफ द लाइन कितना हो जाएगा 0 इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। और एक बात याद रखिए कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, लाइन से ड्रॉ करते हैं, एंगल थीटा मान लेते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें थीटा को बोला जाता है आपका नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा वो हो गया आपका स्लोप, और टेन थीटा हो गया आपका स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। और इसे ऐसे भी डिनोट किया जाता है, एम को भी डिनोट किया जाता है स्लोप ऑफ द लाइन। मतलब हम लोग लिख सकते हैं एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए लाइन। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप है ये आपका हेल्पफुल होगा डिफरेंशियल कैलकुलस समझने के लिए। देखिए अभी आ जाते हैं हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर। देखिए डिफरेंस कैलकुलस होता है आपका, ये यूज किया जाता है चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस इज used to describe change in
एनी फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंशियल कैलकुलस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। अभी इसको थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं। और एक बात आप लोग याद रखिए कि मैथमेटिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज को एक तरह से फंक्शन के हिसाब से यूज किया जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिए, इन मैथमेटिक्स फिजिकल क्वांटिटीज are used as a function। अच्छा, अभी थोड़ा इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, तभी आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का असली मतलब मालूम चल जाएगा। देखिए, हम लोग इसी लाइन का भी रेफरेंस लेंगे, पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन मैथमेटिक्स फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज्ड एज ए फंक्शन। देखिए, मान लेते हैं अभी सुबह हो रहा है, टाइम के बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा, दोपहर तक क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर दोपहर के बाद क्या होगा, टेम्परेचर फिर से घटने लगेगा। इसको अगर हम लोग ग्राफ का मदद से डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो हम लोग ऐसे डिस्क्राइब कर पाएंगे। देखिए, ये मान लीजिए आपका हो गया टाइम को हम लोग इस तरफ लिखते हैं, और टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या है, किसका हेल्प ले रहे हैं, हम लोग हेल्प ले रहे हैं एक्स एक्सिस का। और टेम्परेचर को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग हेल्प ले रहे हैं वाई एक्सिस का। अभी देखिए, सुबह से दोपहर तक क्या होगा, ये जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि टेम्परेचर धीरे धीरे घटना शुरू करेगा। उसको मैं ऐसे डॉटेड लाइन से ऐसे समझा रहा हूं। घटना शुरू होगा, मतलब इसमें क्या हो रहा है, टाइम तो फिक्स है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है। टाइम बढ़ रहा है, लेकिन टाइम तो हम दिन में भी टाइम बढ़ता है, रात में भी टाइम बढ़ता है, टाइम फिक्स्ड है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये जो टेम्परेचर है, हम मतलब इसका मतलब यही, ये टेम्परेचर टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि सुबह टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, लेकिन टाइम के बढ़ने के साथ ही क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर क्या होता है, जब शाम होने लगता है तभी टाइम के साथ ही टेम्परेचर घटने लगता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर, है ना। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये जो x है, x एक्सिस में क्या है, टाइम, इस टाइम के ऊपर ही टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है। और ये जो y है, y हो गया, y को हम लोग बोल सकते हैं कि y एक फंक्शन है x का। मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, एक फंक्शन है
टाइम का, तो फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में x, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ ही टेम्परेचर बढ़ रहा है और टाइम के साथ ही टेम्परेचर घट रहा है ना। तो हम लोग साइड में लिख लेते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, या फिर और टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर आपको कहीं पर ऐसा दिखाई दे जाए कि मान लीजिए T हो गया आपका, कैपिटल T आपका हो गया टेम्परेचर, और स्मॉल t हो गया आपका टाइम, ये आपको आपका मेंशन रहे, और आपको ऐसे इसको अगर रिप्रेजेंट किया गया है तो इसका मतलब यही है कि टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अभी और दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो स्मॉल टी और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था वो क्या हो जाएगा, टी और जो टाइम, ये स्मॉल टी टाइम हो गया, टी और टाइम को हम लोग बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो टेम्परेचर हो गया ये एक हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। और टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है टाइम के साथ ही। सुबह कम था टेम्परेचर, फिर दोपहर को बढ़ा, फिर शाम तक टेम्परेचर कम गया, मतलब टेम्परेचर किस पे डिपेंड रहा आपका, टाइम के ऊपर। तो फिर टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये जो टेम्परेचर है वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, देखिए थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए x रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को, और स्मॉल t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। और मान लेते हैं कोई एक बस है जो कि मूव कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और x यहां पर क्या है, पोजीशन का काम कर रहा है, और स्मॉल t टाइम का काम कर रहा है। अभी देखिए ये हो गया एक मूविंग बस। इस केस को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो हम लोगों को मालूम चलेगा ये तो बस मूव कर रहा है, 1 घंटा पहले बस कहीं दूसरे जगह पर था, 1 घंटे बाद बस कहीं दूसरे जगह पर है, मतलब टाइम के साथ ही बस का मूवमेंट हो रहा है, और बस का जो पोजीशन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ ही।
और हम लोग इसका मतलब यही बोल सकते हैं कि ये जो पोजीशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम के साथ ही ये पोजीशन हम लोगों का चेंज हो रहा है। तो यहां पर ये पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पोजीशन डिपेंड कर रहा है आपका इस टाइम के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। टाइम के साथ ही बस का पोजीशन अलग अलग हो रहा है, तो पोजीशन टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पोजीशन इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां पर टाइम क्या होगा? टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। टाइम इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि हो गया पोजीशन, हो गया फिर टाइम, हो गया, इन सबको हम लोग फंक्शन की तरह यूज करते हैं इन मैथमेटिक्स में। और अभी हम लोग आते हैं जो पहले का जो हम लोगों का डायग्राम था, उस डायग्राम पे। डायग्राम को ध्यान से देखिए। डायग्राम था ये। पहले मैंने ड्रॉ किया था डायग्राम को इस तरह से, फिर डॉट 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 डॉट, मतलब ये टाइम बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, फिर टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन अभी आप लोगों को समझने के लिए मैं सिर्फ टाइम का, टेम्परेचर का बढ़ा हुआ पार्ट ही कंसीडर करूंगा। देखिए, और इस तरफ था हम लोगों का पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इस तरफ था हम लोगों का पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेता हूं। अभी थोड़ा डायग्राम को ध्यान से देखिए। अभी मैं क्या करता हूं, ये जो एक कर्व बन रहा है, मतलब यहां पर क्या था हम लोगों का? टेम्परेचर था, और यहां पर था हम लोगों का टाइम था, है ना? अच्छा, अभी देखिए टाइम के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। अभी हम लोग कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। कैसे करके? ऐसे एक लाइन मैंने खींच लिया सटा कर, और ये जो लाइन है इसको बोला जाता है आपका टेंजेंट या फिर टेंजेंट लाइन। टेंजेंट का मतलब यही होता है कि एक लाइन है जो कि किसी कर्व, ये आप जो देख रहे हैं, ये एक कर्व ही सरफेस है। टेंजेंट का मतलब यही है कि ये एक कर्व को टच करता है लेकिन कर्व के अंदर नहीं जाता है, तो ये हो गया एक तरह का टेंजेंट लाइन। अभी देखिए कि मान लेते हैं इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हैं, और ये किस तरफ है? एक्स एक्सिस के तरफ है। इसको मान लेते हैं एक्स, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसके ही साथ हम लोग दूसरा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम ले लेते हैं, और ये किस तरफ होगा? और ये कनेक्ट हो रहा है आपके पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ। और ये जो पॉजिटिव, ये हो गया आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट किसका? पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट। अच्छा, तो ये पॉइंट का जो नाम होगा, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा आपका एक्स, वाई। और
मान लीजिए ये तो हो गया पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब भी किसी भी बड़े चीज का एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर किया जाता है तो उसको हम लोग हमेशा ऐसे करके लिखते हैं, उसके साथ हम लोग ऐसे लिख देंगे। अगर मान लीजिए ये हो गया एक बड़ा हिस्सा, बड़ा पार्ट एक्स एक्सिस का, इस बड़े हिस्से में से कोई एकदम छोटा सा पार्ट अगर कंसीडर करेंगे तो उससे पहले हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं। इस सिंबल का नाम हो गया डेल्टा। डेल्टा यूज किया जाता है आपका माइन्यूट सा एक पार्ट कंसीडर दिखाने के लिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं और एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं और इसके सीधा सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इसी में से ही एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, ये जो छोटा सा हिस्सा है ये हो जाएगा आपका डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल एक्स। और अगर यहां तक अगर x होता है, यहां तक अगर x होता है तो यहां तक कितना हो जाएगा, यहां तक आपका हो जाएगा x प्लस डेल एक्स, है ना। यहां तक हो जाएगा x प्लस डेल एक्स, इस पोजीशन तक, यहां तक x प्लस डेल एक्स। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ ही और एक दूसरा इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, अभी देखिए ये भी क्या हो जाएगा, एक छोटा सा हिस्सा। किसका हिस्सा, y एक्सिस का एक छोटा सा हिस्सा। मतलब ये जो पार्ट है हम लोग को जो एरिया मिला, ये बीच का एरिया, ये हो जाएगा y एक्सिस का छोटा सा हिस्सा। तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं डेल y। और यहां तक का जो हिस्सा होगा, यहां तक का जो हिस्सा होगा इस पार्ट तक, ये हो जाएगा आपका y प्लस डेल y। बस इसी के तरह ही यहां तक का हिस्सा हो जाएगा y प्लस डेल y। और आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये जो डेल x है, ये हिस्सा अगर डेल x होगा, ये आपका यहां पर आपको रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअली ये स्क्वायर शेप है, ठीक है। तो अगर ये हिस्सा डेल एक्स होगा तो ये भी हिस्सा कितना हो जाएगा आपका डेल एक्स। अच्छा, अगर ये हिस्सा डेल एक्स है, ये हिस्सा भी डेल एक्स होगा। इसका मतलब अगर ये हिस्सा डेल वाई है तो ये भी हिस्सा हो जाएगा डेल वाई। समझ रहे हैं यहां तक? अच्छा, और एक बात आपको बता देना चाहता हूं, इस ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है y ब्रैकेट में x, मतलब इसका मतलब यही होता है कि y एज ए फंक्शन ऑफ x। और इस तरफ हम लोगों ने क्या लिया था, टेम्परेचर, और इस तरफ हम लोगों ने लिया था टाइम। टेम्परेचर टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मतलब ये जो y एक्सिस है वो टाइम का ही एक फंक्शन है। तो मतलब y एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ x, y x मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x। और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है y is equals to fx, मतलब एक ही है y एज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसलिए मतलब ये फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल f में, इस स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। तो ये भी हो गया y एज ए फंक्शन ऑफ x, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर हम लोग एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ये जो टेंजेंट हम लोगों ने ड्रॉ किया था, नाम ही दे देता हूं टेंजेंट। ये जो टेंजेंट जो हम लोगों ने ड्रॉ किया था, इसमें एक पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मान लेते हैं पॉइंट हो गया पॉइंट P, ये वाला पॉइंट। और इसमें भी क्या होगा, छोटा सा हिस्सा होगा। उसको डिनोट करने के लिए हम लोग डेल y डेल x की जगह पर हम लोग यूज करेंगे dy बाय dx, ठीक है। मतलब इस पॉइंट में भी क्या है, ये जो डेल y और डेल x का, डेल x और डेल y तो आपका छोटा सा हिस्सा है ही। किसका छोटा हिस्सा है, ये x एक्सिस और y एक्सिस का एकदम छोटा सा हिस्सा है। उसका भी अगर हम लोग एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर करते हैं तो हम लोग लिखते हैं dy और dx। और ये जो dy बाय dx मैंने लिखा, इसका मतलब यही है कि ये जो y है, y चेंज हो रहा है x के
रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब टाइम के साथ टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। मतलब हम लोगों ने y एक्सिस के तरफ क्या लिया था, y एक्सिस के तरफ हम लोगों ने लिया था टेम्परेचर, और x एक्सिस के तरफ हम लोगों ने क्या लिया था, टाइम। तो टाइम के साथ अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो y है ये भी चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रेस्पेक्ट टू x। और इसका छोटा सा हिस्सा को हम लोग डिनोट करते हैं dy बाय dx। dy मतलब डेल्टा y बाय डेल्टा x, छोटा हिस्सा मतलब y चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x। और ये जो dy बाय dx है रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग टेंजेंट एट ए पॉइंट P, क्योंकि पॉइंट P में भी आपका छोटा सा हिस्सा चेंज हो रहा है, स्मॉल फ्रैक्शन का हिस्सा, वही फ्रैक्शन का हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है dy बाय dx इस पॉइंट P पे। अच्छा, तो हम लोग इस फ्रैक्शन को थोड़ा अगर बड़ा कर देते हैं, dy बाय dx को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि डेल y बाय डेल x, है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा देर पहले मैंने लिखा था y इज इक्वल्स टू fx। अगर हम लोग इसका छोटा सा हिस्सा ले लें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल fx, है ना। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो बस वही मैं यहां पर पुट करने वाला हूं, इसके जगह पे डेल y के जगह पर डेल fx और नीचे डेल x ही रहेगा, है ना। अभी देखिए क्या होगा, ये जो डेल fx है, तो डेल fx को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे x प्लस डेल x और फिर f ऑफ x, मतलब कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मैं लिखूं f ऑफ x प्लस f ऑफ डेल x माइनस f ऑफ x, तो अल्टीमेटली आपका क्या हो रहा है, f ऑफ x और f ऑफ x कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो हम लोगों को मिल जाता है f ऑफ डेल x, है ना। तो इसी को ही मैं इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं ना, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, हो गया। तो मैंने बस इसी फॉर्म में ले लिया। अच्छा, अभी देखिए थोड़ा सा, अगर मैं इसके साथ एक लिमिट जोड़ देता हूं, लिमिट और साथ ही ये लिख देता हूं डेल x टेंड्स टू 0 और ऊपर लिख देता हूं f ऑफ x प्लस डेल x और f ऑफ x और नीचे डेल x। और ये जो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 है, ये है टेंड्स टू 0, ये है टेंड्स टू 0, मतलब 0 के बहुत ही करीब, मतलब हम लोग बोल सकते हैं एकदम 0 के आसपास, लेकिन नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डेल x 0 के करीब है लेकिन नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है डेल x टेंड्स टू 0, 0 के पास पहुंचने का कोशिश कर रहा है, मतलब डेल x 0 के आसपास ही है। अच्छा, तो अगर इसको हम लोग ऐसा लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि dy बाय dx। अच्छा, अभी आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया होगा कि dy बाय dx क्यों लिख सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि ये जो डेल x है ये थोड़ा सा बड़ा हिस्सा है और उसका भी छोटा सा हिस्सा क्या हो जाएगा, dy। तो बस वही, अगर ये dy मतलब 0 के एकदम करीब है लेकिन नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं
dy बाय dx। और ये अल्टीमेटली यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, साइड में से लिख देता हूं आपको, अल्टीमेटली ये वाला आपका यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डेल y बाय डेल x एकदम छोटा हो जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx, सिंपल सा। तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का मेन हिस्सा। मतलब कि अभी इसको समराइज करने का टाइम आ गया है। देखिए हम लोगों को लास्ट में मिला dy बाय dx, है ना। कहां से मिला, ग्राफ एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं आपको। ये डायग्राम था हम लोगों का। तो ये जो dy बाई dx हम लोगों को मिला, छोटा सा फ्रैक्शन डेल y और डेल x का, है ना। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल चेंज इन क्या, स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन y with respect to x। यही हो गया आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का मेन कॉन्सेप्ट। dy बाई dx मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब यहां पर y इज ए फंक्शन ऑफ x। x के साथ साथ ही x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। और यहां पर x क्या है, टाइम है, और y क्या है, टेम्परेचर। टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर से घट रहा है, तो टाइम हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टेम्परेचर हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और टाइम के ऊपर डिपेंड करके टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसका मतलब y इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x। और उसी का स्मॉल का फ्रैक्शन हो गया आपका, उसी को और छोटा करके लिखे तो हो जाता है आपका dy बाय dx।